स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास। अब देखिए डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आपने लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा। क्या मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे आप? पहला क्वेश्चन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट? क्या किसी बच्चे के पास जवाब है? आना तो चाहिए, पिछली चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के मिडवे होती हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, आखिर क्यों होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है? इसका जवाब चाहिए। जवाब दे पाएंगे? दीजिए जवाब। बिकॉज ऑफ two types of bonding, one is metallic and another is covalent in case of transition element, but in case of alkali metal there is only one type of bonding, that is the metallic bonding. So due to the strong forces of attraction, transition element possess higher enthalpy of atomization. अच्छा, एक पिछले चैप्टर का क्वेश्चन पूछता हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं, क्यों करते हैं? एक लाइन में जवाब, एक लाइन भी नहीं, जरा से कुछ शब्दों में जवाब चाहिए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। CFSE में कराया था आपको, बात करेंगे यहाँ पर आगे भी। चलिए उससे पहले ज़रा जो टॉपिक चल रहा था एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। क्या GIC के बेसिस पे कहीं इसका जवाब आप दे सकते हैं, बता सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट। अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट कोवेलेंट होते हैं, आखिर क्यों होते हैं ये आपसे पूछा गया है। वाई दे आर कोवेलेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। फजान्स रूल के बेसिस पे इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे देखो, एक है आपके पास MnO और एक है Mn2O7, यहाँ मैग्नीज +2, यहाँ मैग्नीज +7। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये कोवेलेंट होता है, ये कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों कोवेलेंट है ये आपसे पूछा गया है, जवाब देना है। जवाब दे सकते हो। याद करो फजान्स रूल क्या कहता था? स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। Mn+2 और Mn+7 में से Mn+7 का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना साइज छोटा होता है। सो वी कैन से ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Mn+7 एंड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इट इज़ मोर कोवेलेंट। ये तो मैंने मैग्नीज का एग्जांपल लिया। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे? आप कहोगे इन, लिख लेना इसको जो मैं बोल रहा हूँ, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट size of metal ion is very small, size of metal ion is small, and according to Fazan's rule we know smaller the cation, higher is the covalent character. Again, in higher oxidation state the size of metal is small, and according to Fazan's rule we know smaller the cation, higher is the covalent character. ये आपका जवाब बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है which is मोर कोवेलेंट, कौन है ज़्यादा कोवेलेंट? FeO और Fe2O3, इस तरह से, तो आपने सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है। ये +2 और ये +3, छोटा साइज़ किसका होगा? +3 का। और अगर +3 का साइज़ छोटा है तो फजान्स अंकल के अकॉर्डिंगली क्या कहोगे? स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आपका जवाब वहाँ पे बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पे आता है, कोई भी एनी क्वेश्चन, तो आपने सीधा वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, फजान्स रूल को कंसिडर करना है। अब चलो इस अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। देखो, वाई हायर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर एसिडिक बट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर बेसिक। ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे हम MnO की बात करें
और MnO2 की बात करें, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, तो किस तरह से जवाब देंगे? MnO2 नहीं बल्कि MnO7 की बात करते हैं। किस तरह से जवाब देंगे? देखो, यहाँ पर मैग्नीज है +2, मैग्नीज है +2, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और यहाँ है मैग्नीज +7 जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d0 यानी यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बल्कि ऑक्टेट होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और मोर स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन करता है। और कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसे बेस कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है। तो अब आपके इस क्वेश्चन का जब जवाब दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसे दिया जाएगा। आप कहेंगे पॉइंट ए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्यूपाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट by the loss of electron and hence basic, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है और इस वजह से बेसिक होती है। तो लोअर ऑक्साइड और बेसिक बन गया जवाब। अच्छा, हायर ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब देखो, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर का गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर का गेन करते हैं। ज़रा बताओ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को पहले कौन कैप्चर करेगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो तुरंत इसको कैप्चर करेगा, और जो तुरंत कैप्चर करेगा वही एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा। तो हम कहेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बिकॉज ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये एसिडिक होता है, ये हम कहेंगे। तो ऐसे जवाब देंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखो, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखवा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बुक में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दी जाती हैं। मैं आपको बुक के भरोसे नहीं छोड़ रहा, और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतने ही कर लेना बहुत है, उतने में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। एंड हैंस एक्ट एज एसिडिक, ये एसिडिक की तरह बिहेव करता है, ये हमने यहाँ पर देखा एसिडिक होता है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक, जवाब आपने यहाँ पर लिख ही लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, आंसर ऑलमोस्ट यही रहेगा, मैं बस क्वेश्चन बदलता हूँ। और क्वेश्चन देखो ये है, वाई Mn2O7 is more acidic than MnO2। Mn2O7 ज़्यादा एसिडिक है MnO2 से। अगर एसिडिक वाला है ना तो सिर्फ यही जवाब, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ यही आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा कि इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज इट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, बस एसिडिक है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ के, दिमाग लगा के इस चैप्टर को करना, मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आसानी से वाकई में दे सकते हो, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये देखो, वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज शोन इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली। ये आपकी NCERT एक्सरसाइज
प्रिंट आउट निकलवा लो तो बहुत अच्छा है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये मैं आपको जीआईसी में कोवैलेंसी के टॉपिक में भी करवा चुका हूँ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही शो करता है। आखिर ऐसा क्यों है, ये पूछा गया है। तो देखो क्या जवाब होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन is the second most electronegative atom. So because of very high electronegativity, they has the tendency to attract electron from the metal. और इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, due to high electronegativity, they have tendency to oxidize the metal to higher oxidation state, और इसी वजह से मेटल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे कैन easily oxidize metal to higher oxidation state, to higher oxidation state, ये कहा जा सकता है। ये जवाब बनता है। दूसरा क्या है कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज़ में बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कॉम्पिटिटिव में इसका जवाब ऐसे भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिजल्ट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये जवाब हमारा यहाँ पर बनेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पी ब्लॉक में भी आता था और इस चैप्टर के अंदर भी पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो जरा, विच इज मोर स्टेबल Fe+3 और Mn+3, विच इज मोर स्टेबल Fe+2 और Mn+2, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे जवाब दोगे, देखो, मैग्नीज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, और आयरन दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन इनका प्रेजेंट है, ये है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि Fe+2 और Mn+2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। Fe+2, ये बाहर के s इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये 3d6 बचा। Mn+2, बाहर के s इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये 3d5 बचा। 3d5 कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3d6 हाफ फिल्ड नहीं है, ना ही फुली फिल्ड है। सो वी कैन से मैग्नीज ड्यू टू कंप्लीटली हाफ फिल्ड स्टेबल, Mn+2 इज़ मोर स्टेबल देन Fe+2, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो Mn+2 इज़ मोर स्टेबल देन Fe+2 ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। अब अगर मैं कहूँ Fe+3 और Mn+3, तो +3 के लिए अब एक एक इलेक्ट्रॉन और हटाओ, ये बचेगा 3d4, यहाँ बचेगा 3d5, 3d5 और 3d4 हाफ फील्ड कौन हुआ, 3d5, और अगर 3d5 हाफ फील्ड है तो Fe+3 इज़ मोर स्टेबल देन Mn+3। तो इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप जवाब देंगे Fe+3 इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू completely half filled configuration in Fe+3 as compared to Mn+3, which is more stable Fe+2 और Mn+2, तो आपका जवाब Mn+2 is more stable due to completely
हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन Mn+2, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप जवाब भी देना जान जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुरंत आपके जवाब यहाँ पर आते चले जाएंगे और ऐसे ही आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई transition element act as catalyst। now ये क्वेश्चन D&F ब्लॉक में भी आएगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, P ब्लॉक में भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्सेस में भी पूछा जा सकता है। ये किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। अगर 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी हो तो आपने वहाँ पर अक्सर देखा होगा कि जो भी कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं मैक्सिमम पैलेडियम हो गए जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अगर हम अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वाटर भी बनाते हैं तो यहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब सवाल आपसे यही पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ये जवाब चाहिए। तो देखो होता क्या है, कैटलिस्ट कौन होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो खुद तो अनचेंज रहता है, उसमें खुद कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो रिएक्शन करवा देता है। कैटलिस्ट क्या करता है? पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बना के दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह से कैटलिस्ट वर्क करता है। काइनेटिक्स में बताया था, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कई तरह से कैटलिस्ट वर्क के ऊपर थ्योरीज होती हैं। अब आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा। आप कहेंगे ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन state, they can form variety और various intermediates। वो बहुत तरह के intermediates बना सकते हैं, hence act as catalyst, और catalyst की तरह वर्क करते हैं। जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते तो ये उन रिएक्टेंट के साथ अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट बना सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इस वजह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरा, बिकॉज ऑफ हायर सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर रिएक्शन। ट्रांजिशन एलिमेंट एक इनका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट बड़ी आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलना नहीं। काइनेटिक्स में भी आ सकता है, सरफेस में भी, यहाँ भी, कॉम्प्लेक्सेस में भी, हर एक के लिहाज से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है और ये आपको यहाँ इस तरह से पता रहेगा, ध्यान रहेगा। नाउ अगली हेडिंग है एलॉय फॉर्मेशन।
एलॉय शब्द शायद आपने सुना होगा। जब एक मेटल, एक और मेटल, कुछ और मेटल, बहुत सारे मेटल आपस में एक होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, उसे हम एलॉय कहते हैं। यानी एलॉय एक से ज़्यादा मेटल से मिलकर बना होता है। और मरकरी के जो एलॉय होते हैं उन्हें अमलगम कहते हैं। अलग से नोट डाउन करो, द एलॉय ऑफ मरकरी आर अमलगम। जैसे जिंक और Hg में लिखता हूं, इसे जिंक अमलगम एलॉय, अमलगम आर एलॉय। MgHg मैग्नीशियम अमलगम। तो एलॉय एक ऐसी चीज है जो कई तरह के मेटल से मिलकर बनी होती है, इन्हें एलॉय कहते हैं। एलॉय कंपाउंड नहीं होते, एलॉय मिक्सचर होते हैं। ये कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है। दे आर मिक्सचर। अब देखो क्या होता है, नाउ लेट अंडरस्टैंड। सपोज आपके पास एक मेटल है और ये मेटल का स्ट्रक्चर है, ये मेटल का स्ट्रक्चर है। लेट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। ये आयरन है, आयरन के मेटल यहां पे प्रेजेंट हैं। मेटल जहां पे प्रेजेंट होते हैं इसे हम लैटिसाइट कहते हैं, लैटिसाइट। और इनके बीच में जो ये खाली जगह होती है इसे इंटरस्टिशियल, इसे हम इंटरस्टिशियल साइट या इसे होल भी कहा जाता है, वॉइड भी कहा जाता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे आप। लैटिसाइट और बीच का खाली इलाका इंटरस्टिशियल। कभी दीवार बनाते हुए देखा है ना, तो क्या करते हैं, ईंट के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें सीमेंट भरी जाती है। तो जहां ईंट रखते हैं वो तो होगी लैटिस साइट, और जो खाली स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, वॉइड कहते हैं, होल कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने एक बात बताई थी आपको, देखो जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन वगैरह। ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने कहा था साइज पहले घटता है, फिर सेम रहता है, फिर बढ़ता है। कहा था ना, याद होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखो कि इनका साइज घटता जरूर है, लेकिन उस साइज में डिफरेंस बहुत कम आता है। साइज बड़ा छोटा, बहुत थोड़ा सा फर्क, इनके साइज में डिफरेंस बहुत कम होता है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो साइज बड़ा, साइज छोटा, साइज और छोटा, काफी फर्क होता है। लेकिन यहां पर साइज में डिफरेंस काफी कम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। अब जैसे ये आपके पास आयरन है और यहां मेरे पास मैग्नीज है, आयरन है, मैग्नीज है। अगर मैं यहां से आयरन को हटा दूं, मैग्नीज को इसकी जगह लगा दूं, आयरन को हटा दूं, मैग्नीज को इसकी जगह लगा दूं, और ये आ सकता है क्योंकि इनका साइज कंपैरेबल है। आयरन हटेगा और मैग्नीज आ जाएगा। तो देखो ये मैंने यहां से आयरन हटाया और आयरन की जगह पे मैंने मैग्नीज यहां पर ले आया और मैग्नीज यहां पर फिट हो गया। इसे एलॉय कहते हैं। So we can say alloys are formed by the homogeneous mixture of two or more matter because of very small difference in their size। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। Because of very small difference in their size, transition metal can occupy the lattice site in the lattice of each other। Transition element can occupy the position of each other in the lattice site, hence they form alloy। इन्हें एलॉय कहा जाता है, इस बात को याद रखने की जरूरत। तो ये एक दूसरे के लैटिस में आ जा सकते हैं। देखो सोच के देखो, एक छोटे से बच्चे की चेयर है, जरा सी चेयर, उस पर एक छोटा बच्चा बैठा, वो उठा, दूसरा छोटा बच्चा बैठ गया, वो उठा, तीसरा छोटा बच्चा बैठ गया, एक दूसरे की जगह बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उस छोटे बच्चे की सीट पे आप 500 किलो का हिप्पोपोटामस लाके बिठा दो,
तो वो उस चेयर पे बैठ नहीं सकता, वो बैठने की कोशिश करेगा तो चेयर टूट जाएगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के लैटिस में जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, इसीलिए ये यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पहले आयरन था, ये आयरन का लैटिस था, तो आयरन हुआ होस्ट एटम, इसे होस्ट एटम कहेंगे क्योंकि आयरन का लैटिस था। बाद में मैग्नीज आया तो मैग्नीज हो गया गेस्ट एटम, ये गेस्ट एटम है। तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज के शब्द भी तो जानने हैं ना, हम कहेंगे क्योंकि यहां होस्ट और गेस्ट एटम का साइज कंपैरेबल होता है, तो होस्ट और गेस्ट एटम एक दूसरे के लैटिस में बड़ी आसानी से जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, और इस वजह से ये एलॉय बना सकते हैं। सो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय ड्यू टू कंपैरेबल साइज दे कैन ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द लैटिस ऑफ ईच अदर, दिस इज द ओनली आंसर, यही देना है। अगला, अगली चीज आपसे पूछते हैं, वाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। आखिर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अब क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? जैसे मैं अभी कह रहा था, आयरन एटम होस्ट मेटल है, ये लैटिस बना रहा है, होस्ट मेटल इसको कहा जाएगा, ये लैटिस बना रहा है यहाँ पर होस्ट मेटल, और बीच में ये जो जगह होती है इसे इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है, इंटरस्टिशियल साइट। अब होता क्या है, जैसे आयरन है, मेटल है, कहीं पड़ा हुआ है, तो छोटे छोटे एटम जैसे कार्बाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या सिंपली कार्बन, कार्बाइड मतलब सिंपली कार्बन ले लो, कार्बन छोटा एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे बहुत छोटे छोटे मेटल एटम, सॉरी नॉट मेटल, एटम, इनकी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, और इस तरह से बनने वाली चीज़ों को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। एक्चुअल में कंपाउंड नहीं है, बट कह देते हैं, एक जनरल टर्म बन गई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो क्या जवाब देंगे? आपका जवाब होगा, बिकॉज ऑफ वेकेंट इंटरस्टिशियल स्पेस, स्मॉल पार्टिकल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन occupy the vacant site, that is interstitial site, and form interstitial compound। ये interstitial compound बनाते हैं। जैसे स्टील है, पहले जो आप स्टील पढ़ते हैं ना, उसमें क्या क्या होता था? आयरन होता था, परसेंटेज ऑफ कार्बन होती थी, कार्बन आयरन के अंदर अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करता था, तो वो नॉर्मल स्टील। आजकल तो एलॉय स्टील भी आती है। एलॉय स्टील में क्या होगा, आयरन की जगह कुछ और आएगा, यानी एलॉय बनेगा, और फिर कार्बन भी आएगा, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनेगा। तो एलॉय स्टील में दोनों चीजें आ जाती हैं, एलॉय भी आ जाता है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी आ जाता है। ये है होस्ट एटम, ये है गेस्ट एटम। गेस्ट एटम बहुत छोटा, होस्ट एटम बहुत बड़ा। तो कंपैरिजन में क्वेश्चन आएगा कि अगर होस्ट एटम और गेस्ट एटम के साइज में ज्यादा डिफरेंस है, बताओ क्या बनेगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और अगर होस्ट एटम और गेस्ट एटम का साइज कंपैरेबल है तो क्या बनेगा? एलॉय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो राइट द क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिक्सचर होता है, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कहेंगे, विच टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, बनेगा आर फॉर्म ए लेस difference in size of host and guest atom, and guest atom, B large difference in size of
होस्ट एंड गेस्ट एटम। अब आपको इसका जवाब देना है। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ होस्ट एंड गेस्ट एटम, तो जवाब दे सकते हो। लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ होस्ट एंड गेस्ट एटम, लेस डिफरेंस होगा तो क्या बनाएगा? एलॉय। आप कहेंगे एलॉय बनाएगा, या एलॉय को सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होता है ना, क्योंकि क्या होता है, एक एटम गया दूसरा आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस बात को। तो आप कहोगे पहले केस में एलॉय और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉलिड्स में भी आता है, इसीलिए मैं सॉलिड के हिसाब से भी करवा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और बी में लार्ज डिफरेंस इन साइज था, तो क्या बना था? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और उसे एडिशन सॉलिड सॉल्यूशन, एडिशन सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से हम पहचानेंगे, कहा जाएगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे क्वेश्चन बने, और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एलॉय इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब सीधी सी बात है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 99.9% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या थे? आपको बताया था, जहां ट्रांजिशन एलिमेंट से कुछ ग्रुप या एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट से कुछ ग्रुप या एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। क्या कहते हैं इन ग्रुप और एटम को? लिगेंड्स कहा जाता है। इस वजह इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा ना, व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन दे दो कि दीज आर द कंपाउंड इन विच लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप अटैच विद द मेटल थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये गेन करेगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बल्कि आप इसमें 3 चीजें याद रखेंगे, यही आपको जवाब में लिखना होगा। पहला, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि क्या है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आए, थोड़ा सा ज़्यादा लिख दो तो अच्छा रहता है। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तीसरा, हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रॉन को अपने, देखो मैंने कहा ना, छोटा साइज होगा आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और उसी प्रॉपर्टी को पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमने तो नाप, कहता है ना, एग्जामिनर फुट्टे से नाप के नंबर देते हैं, तो हमने उसी पॉइंट को 2 में बता दिया। और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक्चुअल रीजन हमारा सिर्फ एक होता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने की ज़रूरत होगी। और एक जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में करवा चुका हूँ। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर में से ही करना है। मैं रिमाइंड करा देता हूँ मैंने क्या बताया था। ये मैंने आपको CFSE वाले टॉपिक के अंदर और उसके नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो d ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाता है। अगर यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, लाइट के सातों रंग इस पे पड़ते हैं, तो ये लाइट में से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। और बचा हुआ रंग
यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जिस वजह से हमें कलर दिखाई पड़ता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं। तो यहाँ पहली क्या बात याद रखनी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन दे शो कलर। एज लाइट फॉल्स ऑन दीज कॉम्प्लेक्सेस the unpaired d electron from lower d orbital gain the energy and gets excited to higher d orbital and the remaining light gets reflected back। इस वजह से कलर आता है। ये कोऑर्डिनेशन में समझा चुका हूँ। इन कलर को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, ये भी मत भूलिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और CFSE का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये बात भी मैं ऑलरेडी आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स के केस में ऑलरेडी मैं वहाँ पर बता चुका हूँ, ये आपको याद रहे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और जो इसमें आता है, CrO4 नेगेटिव, Cr2O7 -2, MnO4 नेगेटिव possess D0 configuration but still colored। इन सभी के पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके बावजूद ये कलर शो करते हैं। उसके बावजूद ये कलर क्यों शो करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि ये कलर क्यों शो करते हैं। CrO4 नेगेटिव, Cr2O7, MnO4 नेगेटिव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में ये कहते हैं कि कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी होता है। इनके पास तो है ही नहीं, जब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कलर कहाँ से शो करेंगे। बट करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, ज़माना ख़राब है भाई, करते हैं। इसका जवाब देखो क्या होता है। पहले इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये चीज़ हर जगह बड़ी मुश्किल वे में दी जाती है, आप आसान वे में समझो। जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल में p-p बैक बॉन्डिंग से ट्रांसफर होता है। जैसे CFSE में कहा था ना कि लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, रिमेनिंग लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उसी तरह से जैसे ही लाइट पड़ती है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है बाय गेनिंग द एनर्जी, और रिमेनिंग लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस वजह से कलर आता है। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को चार्ज ट्रांसफर कहा जाता है, चार्ज ट्रांसफर के नाम से पहचानते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, लिखो, मैं बोलता हूं आंसर में लिखना, इट इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, it is due to the charge transfer by p-d back bond by absorbing the light and remaining light gets reflect back, they show color. It is not due to dd transition, but it is due to the charge transfer by p-d back bonding by gaining the energy and hence they show color। MCQs में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इनमें से डी ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखोगे। D0 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता। इस पॉइंट को आप याद रखोगे, समझ के रखोगे। वर्कशीट के क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करने होंगे, वर्कशीट के क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ये आपको साथ के साथ आने चाहिए। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा भी, फिर भी इस बार मैं इस वर्कशीट में दे रहा हूँ। ये इन टेक्स्ट और ये NCERT एक्सरसाइज 2 में डिवाइडेड है। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखो। इन टेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, यानी मैंने 4th और 5th क्वेश्चन छोड़ा है। बाकी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर देने हैं और इस वर्कशीट में से देखते हुए ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर लिखवा भी चुका हूँ, लेकिन
वर्कशीट में देखते हुए इनको लिखना, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए आपने इनको लिखना है, साथ साथ कार्य करोगे तो बात डेफिनेटली बनेगी। छोटा सा चैप्टर है, अगले 2 स्कूल लेवल के लिए कहें तो ये अगले लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव में 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन आसान चैप्टर है, आसानी से ख़त्म हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।